ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक परिदृश्य में यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव और शांति प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच ये संघर्ष फरवरी 2022 में शुरू हुआ था। पिछले 3 सालों में ये संघर्ष हालिया इतिहास में विश्व का सबसे बड़ा भू राजनीतिक संकट बन गया है। जैसे कि युद्ध की प्रकृति होती है, ये केवल 2 देशों का संघर्ष नहीं होता, बल्कि इसके परिणाम पूरे विश्व को भुगतने पड़ते हैं। यहाँ भी वही हुआ। युद्ध तो यूरोप में हुआ, लेकिन उसका खामियाजा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उठाया। इस संघर्ष ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, विश्व की प्रमुख शक्तियों के बीच संबंधों में तनाव पैदा किया। आज हम इस संघर्ष के विभिन्न पहलुओं और इसके वैश्विक प्रभावों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से कैसे अमेरिका के रुख में बदलाव आया है, और क्या, जैसा कि ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में भी वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आए तो इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। इन सब पर बात करने के लिए आइए स्वागत करते हैं स्टूडियो में पूर्व राजनयिक अनिल वाधवा का। अनिल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शुरुआत हम उस बड़ी खबर से करना चाहेंगे जो आज ही आई है। अमेरिका ने रूस यूक्रेन संघर्ष में अपनी नीति में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया है जिसमें यूक्रेन में रूस की कार्रवाई को आक्रामक बताया गया था। वाधवा जी, क्या मायने हैं अमेरिकी रुख में इस परिवर्तन के? क्या इसे संघर्ष की समाप्ति की शुरुआत कह सकते हैं? 3-4 दिनों से संयुक्त राष्ट्र संघ में ये कश्मकश जारी थी कि यूएन जनरल असेंबली में जो रेजोल्यूशन फ्रांस के द्वारा लाई गई थी, मतलब ये यूरोपियन रेजोल्यूशन थी, उसमें ये जो युद्ध है यूक्रेन का, इसमें पूरा ब्लेम जो था रशिया के ऊपर था। और हमने देखा है कि कुछ पिछले सप्ताह ही कई बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके चलते यूएस ने विचार प्रकट किया है कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध रुकना चाहिए। उसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच में जो संबंध है उनमें सामान्यता लाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इसके चलते ये स्वाभाविक था कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो वोट होगा इस रेजोल्यूशन के ऊपर, उसमें कोई भी रेजोल्यूशन जिसमें रशिया के ऊपर पूरा ब्लेम डाला जाए वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसीलिए हमने देखा कि सिर्फ 95 वोट उसके फेवर में पड़े और 65 कंट्रीज ने इस पर एब्सटेंशन दी, जैसे कि भारत और चीन, और उसके अलावा 17 कंट्रीज ने इसको अपोज किया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा जिसमें रशिया के ऊपर कोई ब्लेम नहीं डाला गया लैंग्वेज में, लेकिन पीस की बात करी गई। और इसमें फ्रांस और यूके ने अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करी, लेकिन अमेरिका ने इसको वीटो कर दिया। और उसके बाद ये रेजोल्यूशन 10 वोटों से पास हुई, 5 लोगों ने एब्सटेन किया, लेकिन रेजोल्यूशन पास हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स ये चाहता है कि रूस के ऊपर ब्लेम नहीं डाल करके इस युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। और किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, यूरोपियंस का रुख किस तरह से आगे टर्न लेता है, इसको हमको देखना है। अगर यूरोपियंस इस युद्ध को जारी रखना चाहते हैं तो उनको यूक्रेन के लिए इक्विपमेंट और म्यूनिशंस देने पड़ेंगे और फाइनेंसेस देने पड़ेंगे, जिसके चलते उन पर बहुत बड़ा भार पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि युद्ध काफी दिन चल पाए, क्योंकि अमेरिकन सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं हो सकता है। जब चुनावी रैलियां हो रही थी अमेरिका में, तो ट्रंप ने भी बार बार ये बात दोहराई कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि जिन संघर्षों में अमेरिका फंसा हुआ है उनसे वो बाहर आएगा। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पुतिन के साथ ट्रंप के रिश्ते इस संघर्ष को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, इलेक्शन के समय, रन अप टू द इलेक्शन में भी स्पीचेस में ट्रंप ने साफ कहा था कि ये युद्ध जो है बिल्कुल सेंसलेस युद्ध है और इसको इमीडिएटली रुकवाना चाहिए। कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये युद्ध चलता रहा तो पॉसिबिलिटी है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में मेटामॉर्फोस हो सकता है। और बाइडेन की जो पॉलिसीज हैं उसको उन्होंने काफी क्रिटिसाइज भी किया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चेंज आएगा और ये पॉलिसी वो कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल। अमेरिका और रूस का इस तरह एक साथ आना, ये पूरे वैश्विक परिदृश्य में, पूरे विश्व में क्या एक नए समीकरण का संकेत दे रहा है?
जी बिल्कुल, कुछ हमने जैसे देखा था कि ट्रम्प 1.0 के समय पर चाइना का एक बहुत अग्रेसिव राइज हुआ था, और उस टाइम पर कोविड का समय था, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बीच जो संबंध थे काफी नीचे चले गए थे। उस समय हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना के ऊपर दबाव डाल करके एक ट्रेड के ऊपर एक अग्रीमेंट भी तैयार करवाई थी, जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका। लेकिन इन सालों में चाइना की जो शक्ति है उसमें काफी बढ़ोतरी आई है, सैन्य शक्ति में भी और नेवल पावर में भी। तो हम इंडो पैसिफिक की बात करें तो वहां पर जो चीनी स्टांस है और पीएलए के जो एक्शंस हुए हैं फिलीपींस के अगेंस्ट और साउथ चाइना सी में, और अभी हाल ही में हमने देखा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ जो उनके सीज हैं उसमें चाइनीज जो मिलिट्री ड्रिल्स चल रही हैं, और उसके बीच में ताइवान स्ट्रेट्स में भी चाइना का रुख बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहा है। तो इसके चलते जो मेन एडवर्सरी है यूनाइटेड स्टेट्स का टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली, वो ट्रम्प की दृष्टि में चाइना है। जब तक आप रशिया और ईरान जैसे देशों के साथ अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे, तो जो कंसंट्रेशन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। यूक्रेन का युद्ध भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा है अमेरिका में, क्योंकि अगर यूनाइटेड स्टेट्स का की जो एफर्ट्स हैं वो यूक्रेन पे लगी रहेंगी और यूरोपियन इसको बढ़ावा देंगे, तो चीन के ऊपर कंसंट्रेट करने का मौका यूनाइटेड स्टेट्स को नहीं मिल पाएगा। तो इसके चलते ये जरूरी है कि चीन को मद्देनजर रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया अपने जो संबंध हैं उनमें सुधार ला। साथ ही हम जानते हैं कि यूरोपीय संघ लंबे समय से अमेरिका और यूरोपीय संघ दोनों एक दूसरे के बहुत घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं। ये पहला ऐसा शायद मौका है जब यूरोपीय संघ और अमेरिका के हित एक मामले पर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आप आने वाले समय में यूरोपीय संघ और अमेरिका के रिश्तों को कैसे आंकते हैं? यूरोपियन संघ में कई लोगों का यह मत है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस के ऊपर एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जेडी वांस जो यूएस वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने म्यूनिच सिक्योरिटी काउंसिल में जो यूरोपियन लीडरशिप है उनकी कई पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है हाल ही में। लेकिन जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस है, ट्रम्प का जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार जैसे पहला चल रहा था उस तरह का वातावरण जो है उसमें चेंज जरूर लाने की जरूरत है। वो इसलिए है क्योंकि वो समझते हैं कि यूरोपियन सिक्योरिटी के लिए यूरोपियन देश ही जिम्मेवार होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, जो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं यूरोपियन यूनियन में अभी, जैसे मेलोनी की पार्टी है और हंगरी में विक्टर ऑर्बान की पार्टी है, जर्मनी का एएफडी है, और इसी तरह फ्रांस में जो राइट विंग पार्टीज हैं, उनकी पॉलिसीज और ट्रम्प की पॉलिसीज के साथ में बहुत मेल जोल है। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स का इन पार्टीज को ज्यादा सपोर्ट रहेगा। ट्रांस अटलांटिक अलायंस में एक चेंज होगा, क्योंकि जो सपोर्ट मिलेगा वो दूसरे राइट विंग पार्टीज को ही मिलेगा, और अगर यूरोप में दूसरी व्यवस्था है तो फिर उनको अपनी सिक्योरिटी को ध्यान देना पड़ेगा। और आगे चलकर यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन संघ के रिश्ते बने तो रहेंगे, लेकिन वो उस तरह के रिश्ते नहीं रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे। हम एक और इसके पहलू पर आते हैं। यूक्रेन इस बीच नाटो की सदस्यता के लिए काफी प्रयास करता दिखा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हाल ही में यहां तक कह दिया कि अगर उनके देश को नाटो की सदस्यता मिलती है तो वो राष्ट्रपति पद छोड़ने तक को तैयार हैं। उनकी इस टिप्पणी को आप कैसे देखेंगे? इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन का नेटो में आना संभव है, क्योंकि उससे यूरोपियन संघ की पूरी जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसके ऊपर खतरा आ सकता है। ये जो यूक्रेन की जो वॉर है वो इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि नेटो काफी एक्सपैंड कर गया था, और अगर यूक्रेन भी नेटो में सम्मिलित हो जाता तो रशिया के लिए खतरा था। उसके चलते रशिया ने एक प्रीएम्प्टिव स्टेप लिया और उसके चलते ये वॉर शुरू हुई। मुझे लगता है कि यूरोपियन यूनियन की सदस्यता तो ठीक है, लेकिन नेटो की सदस्यता यूक्रेन के लिए अभी संभव नहीं हो सकती। हम लौटते हैं संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए उन प्रस्तावों पर। तो भारत ने इन प्रस्तावों पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत शुरुआत से ही संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की बात करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी जब पिछले साल अगस्त में यूक्रेन गए थे तो उन्होंने भी यही कहा था। आइए सुनते हैं तब प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था
कि ये युद्ध का समय नहीं है, कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। वाधवा जी, भारत एक और रूस का नजदीकी सहयोगी तो है ही, लेकिन यूक्रेन और रूस में भीषण तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जाते हैं और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा होती है। कैसे आंकना चाहेंगे आप हमारी विदेश नीति को इस पूरे मसले को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, इस युद्ध में भारत ने एक न्यूट्रल स्टांस लिया था और कभी अननेसेसरली किसी देश को भी क्रिटिसाइज नहीं किया था। भारत ने हमेशा यही कहा है कि ये जो मसला है इसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक जो स्टेप्स हैं जो ले सकते हैं, जो भी कोई ले सकता है, उसको इसका योगदान देना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट पुतिन से मिले थे तब भी उन्होंने कहा था कि ये जब शुरू में वॉर का शुरुआत हुई थी उस टाइम भी उन्होंने कहा था कि ये डिप्लोमेटिकली ही सॉल्व लगता है, ये एरा ऑफ वॉर नहीं है। और फिर यूक्रेन जाकर भी उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से भी भारत इसमें मदद दे सकता है और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है उसके चलते जो भी योगदान भारत कर सकता है वो करने को तैयार है। तो हमारा यही स्टांस रहा है और ये विंडिकेट भी हुआ है। जैसे कि आपने देखा, अब आज की जो सिचुएशन है उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद कहा है कि ये सिचुएशन जो है ये वॉर ज्यादा देर नहीं चल सकती, इसको खत्म ही करना पड़ेगा। तो उसमें भारत की पॉलिसी का एक विंडिकेशन मैं देखता हूँ। अमेरिका ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए थे। ये हमने देखा था ट्रंप से पहले जो सरकार वहां पर थी इस तरह के प्रतिबंध लगाए थे। तो ट्रंप के आने के बाद आप क्या मानते हैं, क्या आने वाले समय में इस तरह के प्रतिबंधों में किसी तरह की कोई ढील की उम्मीद की जा सकती है? जी, क्योंकि अगर इस युद्ध को बंद करना है, अगर रूस इसमें सहमति देता है कि युद्ध बंद होना चाहिए और उसके लिए तैयार है, तो ऑब्वियसली जो प्रतिबंध जिस जरूरत के लिए लगाए गए थे वो जरूरत खत्म हो जाती है। और उसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो प्रमुख देश है जिसने कि ये सैंक्शन लगाई थी और वो वही पहल करेगा इनको हटाने के लिए। हालांकि इसमें काफी रेजिस्टेंस होगा यूरोपियन यूनियन की तरफ से और दूसरे देशों की तरफ से, लेकिन अगर बात को आगे बढ़ाना है तो ये प्रतिबंध काफी हद तक हटाने पड़ेंगे। हालांकि पूरे शायद ना हट पाए, लेकिन फिर भी काफी सैंक्शंस हैं, इनको हटाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यूरोपीय संघ की भूमिका की आपने बात की कि अब आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका हम कहें तो यूक्रेन से भी ज्यादा अगर किसी की भूमिका इस पूरे मसले में होने वाली है तो वो यूरोपीय संघ है। कैसे आप आकलन करना चाहेंगे उस पूरी स्थिति का जो अब यूरोपीय संघ की ओर से प्रस्तुत की जाएगी अमेरिका के समक्ष? यूरोपियन यूनियन यही प्रस्ताव रखेगी कि पहली बात तो यूक्रेन की जो टेरिटरीज रूस के कब्जे में हैं वो वापस की जाएं। दूसरा, वहां पर कोई सिक्योरिटी गारंटीज हों, जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस तैनात की जाएं यूक्रेन में, ताकि आगे इसी तरह की एक्शन रिपीट ना हो पाए। और तीसरा ये कि यूक्रेन की जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो रूस के जो पैसे हैं जो कि अभी जब्त किए गए हैं उनका रिलीज किया जाए ताकि उनकी यूटिलाइजेशन से यूक्रेन को रीबिल्ड किया जाए। तो ये तीन प्रमुख उनकी मांगे रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि पहली मांग के ऊपर ज्यादा प्रोग्रेस हो पाएगी, लेकिन दूसरी जो दो मांगे हैं उसमें हो सकता है कि गिव एंड टेक जरूर होगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि जल्द इस तरह का संघर्ष समाप्त हो और फिर से अर्थव्यवस्थाएं पूरे विश्व की पटरी पर वापस लौट सकें। वाधवा जी, आप हमसे कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक परिदृश्य में यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव और शांति प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अनिल वाधवा और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।